Hello students, good morning all of you. How are you dear students? सभी फाइन हो? वेरी गुड, फाइन ही रहना चाहिए। तो डियर हम सॉल्यूशन चैप्टर में लास्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो कि है वांट ऑफ फैक्टर या वांट ऑफ गुणांक। पहले मैंने आपको वांट ऑफ फैक्टर और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के बिटवीन जो रिलेशन है वो बता दिया था, बट आज हम वांट ऑफ फैक्टर को कंप्लीटली डिटेल में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो पहले तो बात आती है कि एक्चुअली वांट ऑफ फैक्टर होता क्या है। क्वेश्चन बनता है व्हाट इज वांट ऑफ फैक्टर या वांट ऑफ गुणांक किसे कहते हैं। देखिए आपके सामने डेफिनेशन लिखी है, टू एक्सप्लेन एबनॉर्मलिटी इन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी एंड इन मॉलिक्यूलर वेट a factor has given by want of scientist which is known as want of factor। इसका मतलब यह है कि जब भी हम किसी सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डालते हैं और अगर सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डालने पर उसका डिसोसिएशन हो रहा है या उसका एसोसिएशन हो रहा है, तो डिसोसिएशन और एसोसिएशन दोनों की होने की कंडीशन में जो सॉल्यूशन की कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है या जो सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट है उन दोनों में वेरिएशन आता है। जब किसी भी सॉल्यूट का सॉल्वेंट में डिसोसिएशन या एसोसिएशन होता है तो सॉल्यूशन की कोलिगेटिव प्रॉपर्टी और सॉल्यूट का जो मॉलिक्यूलर वेट है उन दोनों में क्या होता है, वेरिएशन आता है, एबनॉर्मलिटी आती है। और एबनॉर्मलिटी को अपन क्या बोलते हैं हिंदी में, असामान्यता। अर्थात मैं ये बोल सकता हूं कि जब किसी विलेय पदार्थ को हम विलायक में डालते हैं और अगर उसका वियोजन या संगुणन हो रहा है तो उस कंडीशन में विलयन के अणु संघ के गुणधर्म में भी असामान्यता आएगी और साथ ही साथ उसके विलेय पदार्थ के अणु भार में भी असामान्यता आएगी। और इस असामान्यता को जो व्यक्त करेगा, इस असामान्यता को जो व्यक्त करेगा उसी को अपन क्या बोलेंगे, वांट ऑफ गुणांक। क्या बोलेंगे, वांट ऑफ गुणांक। तो हिंदी में अगर अपन इसको लिखे तो कैसे लिखेंगे, सुनना। किसी भी विलयन के अणु संघ के गुणधर्म एवं विलेय पदार्थ के अणु भार में असामान्यता को व्यक्त करने के लिए वांट ऑफ नामक वैज्ञानिक ने एक गुणांक दिया जिसे वांट ऑफ गुणांक कहते हैं। इट मींस वांट ऑफ गुणांक जो है हमें यह दर्शाएगा कि जब किसी विलेय पदार्थ को विलायक में मिलाते हैं और अगर उसका वियोजन या संगुणन होता है तो वियोजन और संगुणन होने पर विलयन के अणु संघ के गुणधर्म में क्या परिवर्तन आता है और साथ ही साथ विलेय पदार्थ के अणु भार में क्या परिवर्तन आता है। तो जो अणु संघ के गुणधर्म और जो अणु भार है इसमें परिवर्तन को व्यक्त करने के लिए ही हम वांट ऑफ गुणांक का यूज करते हैं। तो यह क्लियर है, टू एक्सप्लेन abnormality in colligative property, abnormality means colligative property में changes and in molecular weight में भी changes, a factor has given by want of which is known as want of factor and it is represented by small I, ठीक है डियर, ओके। तो ये तो हो गई डेफिनेशन और किससे रिप्रेजेंट करते हैं ये अपन ने क्लियर कर दिया। अब अपन जो वांट ऑफ फैक्टर है उससे रिलेटेड डियर फॉर्मूले देखेंगे। कौन कौन से फॉर्मूले हैं देखना। तो मैं फॉर्मूले बता देता हूं क्योंकि जब न्यूमेरिकल करेंगे तो अलग अलग बेसिस पर अलग अलग फॉर्मूला होगा और वो क्या होगा देखना है। तो डियर लुक एट दिस नाउ। तो सबसे पहले बात करते हैं वांट ऑफ फैक्टर के फॉर्मूले की। और अगर हम इसके फॉर्मूले देखें तो यहां पर फर्स्ट फॉर्मूला अपन लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आफ्टर डिसोसिएशन, और ये फॉर्मूला अपन पहले भी देख चुके हैं, और एसोसिएशन इट मींस हम ये बोल सकते हैं वियोजन या संगुणन के पश्चात विलेय पदार्थ की मोल और अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ना नंबर ऑफ पार्टिकल्स कर सकते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स
और यहाँ थी नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट बिफोर डिसोसिएशन और एसोसिएशन इसको अपन बोलते हैं वाल्टा फैक्टर रेजिडेंस मोलाई। तो पहला फॉर्मूला हो गया वियोजन या संगुणन के पश्चात विलेय पदार्थ के कणों की संख्या अपॉन वियोजन या संगुणन से पूर्व विलेय पदार्थ के कणों की संख्या। इट मींस I इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट बिफोर डिसोसिएशन और एसोसिएशन। ठीक है यार, तो ये पहला फॉर्मूला अपना ये हो गया। अब सेकंड फॉर्मूला देख ले इसका। तो सेकंड फॉर्मूले में अपन लिख सकते हैं ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज अपॉन कैलकुलेटेड कोलिगेटिव property. That is the second formula. ये स्मॉल आई इक्वल इट मींस प्रेक्षित अणुसंघ के गुणधर्म बटे परिकलित अणुसंघ के गुणधर्म। और इस कैलकुलेटेड को अपन थ्योरेटिकल भी बोल सकते हैं, ये मैंने पहले बता चुका है। तो I इक्वल टू सेकंड फॉर्मूला क्या I इक्वल टू प्रेक्षित अणुसंघ के गुणधर्म बटे परिकलित अणुसंघ के गुणधर्म या इक्वल टू ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन कैलकुलेटेड कोलिगेटिव। अब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी 4 है अपनी, कितनी थी 4। फर्स्ट क्या था रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, इट मींस वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन। सेकंड क्या था इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट मींस क्वथनांक दोलन। थर्ड क्या था डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट मींस हिमांक में अवनमन। और फोर्थ क्या था ऑस्मोटिक प्रेशर मींस परासरण दाब। तो यहां मैं क्या कर सकता हूं, जब हम एग्जांपल ले हर एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का, तो मैं यहां क्या लिख सकता हूं I इक्वल टू, अगर रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर लेकर चले तो फॉर्मूला होता है डेल्टा P अपॉन P नॉट A। ये है ऑब्जर्व्ड, तो OBS अपॉन वही डेल्टा P अपॉन P नॉट A, और ये हो गई आपके कैलकुलेटेड। इट मींस मैं बोल सकता हूं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ऑब्जर्व्ड अपॉन रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कैलकुलेटेड, प्रेक्षित और परिकलित। इसी तरीके से अपन यहाँ पर बात कर सकते हैं एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट की बात कर सकते हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की बात कर सकते हैं और ऑस्मोटिक प्रेशर की भी बात कर सकते हैं। तो मैं इस तरीके से यहाँ पर इससे I की हेल्प से ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी और कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को भी शो कर सकता हूं। तो पहला फॉर्मूला, दूसरा फॉर्मूला, ठीक है। अब यहाँ पर कोई सी भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ले सकते हैं ऑब्जर्व्ड अपॉन कैलकुलेटेड। दो फॉर्मूले हो गए, नोट करना डियर इसको। थर्ड फॉर्मूला, इसका थर्ड फॉर्मूला देखो, थर्ड फॉर्मूला और थर्ड फॉर्मूला मॉलिक्यूलर वेट से रिलेटेड होगा और इसमें बहुत कंफ्यूजन वाली बात होती है, इसलिए मैं आपको बड़े ध्यान से इसको बता देता हूं कि अगर हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी लेते हैं तब तो करते हैं ऑब्जर्व्ड अपॉन कैलकुलेटेड या प्रेक्षित बटे परिकलित या सैद्धांतिक। बट जैसे हम अणुभार की बात करेंगे या मॉलिक्यूलर वेट की बात करेंगे, तीसरा फॉर्मूला बता रहा हूं और या थर्ड फॉर्मूले पे मैं लिखता हूं ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर वेट अपॉन कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर वेट। ये अब आप ऐसे लिखोगे बट ये उल्टा हो गया, या ऑब्जर्व्ड की जगह तो आएगा कैलकुलेटेड, क्या आएगा कैलकुलेटेड, और कैलकुलेटेड की जगह आएगा ऑब्जर्व, जस्ट उल्टा है ये स्मॉल। अब ऐसा क्यों, सिंस मैंने पहले बता दिया था कि जो मॉलिक्यूलर वेट होता है, जो मॉलिक्यूलर वेट होगा वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये अपन ने याद रखा। तो देखो मॉलिक्यूलर वेट
प्रॉपर्टी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इससे पहले वाले फॉर्मूले में क्या था, ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होने की वजह से ऑब्जर्व्ड की जगह क्या आ जाएगा, कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर वेट अपॉन ऑब्जर्व्ड। तो ये अपन को याद रखना है, स्मॉल आई इक्वल टू कैपिटल एम ऑब्जर्व्ड अपॉन कैपिटल एम कैलकुलेटेड। ये फॉर्मूला अपना बनेगा, ये ध्यान से देखिए। और क्यों करा, सॉरी कैलकुलेटेड अपॉन ऑब्जर्व्ड। और क्यों करा, क्योंकि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी और मॉलिक्यूलर वेट एक दूसरे के क्या होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो ये बेटा थर्ड फॉर्मूला अपना आ गया क्वांटम फैक्टर का, नोट करना इसको भी, थर्ड फॉर्मूला। अब यहां पर मैं एक पॉइंट और बता देता हूं, ऑन डिसोसिएशन और एसोसिएशन। इट मींस अगर सॉल्यूट का सॉल्वेंट में डिसोसिएशन या एसोसिएशन हो तो जब हम फॉर्मूले यूज करेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के, तो इस तरीके से करेंगे। नंबर 1 क्या लिख सकता हूं, डेल्टा पी अपॉन पी नॉट ए इक्वल टू आई इंटू एक्स बी। जब सॉल्यूट का सॉल्वेंट में डिसोसिएशन या एसोसिएशन होता है तो यहाँ कोई सी भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का जब हम फॉर्मूला लिखते हैं तो आई से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है ना। सेकेंड डेल्टा टी बी इक्वल टू आई इंटू के बी इंटू स्मॉल ए। इसी तरीके से डेल्टा टी एफ इक्वल टू आई इंटू के एफ इंटू इसमें। और 4 अगर अपन लिखे तो डेल्टा या सॉरी पाई इक्वल टू आई इंटू सी आर। तो इस तरीके से डियर अपन डिसोसिएशन या एसोसिएशन होने पर जब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से रिलेटेड फॉर्मूला लिखते हैं तो वहां आई से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब अपन को ये वाली बात तो पता है कि भैया जब डिसोसिएशन होता है तो आई की वैल्यू ग्रेटर देन 1 जाएगी, वियोजन होने पर आई ग्रेटर देन 1। जब एसोसिएशन होता है तो आई की वैल्यू लेस देन 1, इट मींस संगुणन होने पर आई लेस देन 1 होगा। और जब वियोजन और संगुणन दोनों ना हो या डिसोसिएशन और एसोसिएशन दोनों ना हो तो उस कंडीशन में आई इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा। तो अगर नॉर्मली एक नंबर का क्वेश्चन आ जाए 1 वर्ड आंसर वाला कि भैया ऑन डिसोसिएशन आई की वैल्यू कितनी होती है तो ग्रेटर देन 1, ऑन एसोसिएशन कितनी होती है लेस देन 1, नाइदर डिसोसिएशन नॉर एसोसिएशन कितनी होती है इक्वल टू 1। ठीक है डियर, तो ये था आपके क्वांटम फैक्टर। अब मैं आपको इसके आगे वाले टॉपिक में बताऊंगा या इसी के अंतर्गत ही है। एक बार तो क्वांटम फैक्टर का रिलेशन किससे, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन से मतलब वियोजन की मात्रा से, और एक बार क्वांटम फैक्टर का रिलेशन किससे, डिग्री ऑफ एसोसिएशन से मींस संगुणन की मात्रा से। तो हम दो रिलेशन डिराइव करेंगे, एक क्वांटम फैक्टर और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और दूसरा क्वांटम फैक्टर और डिग्री ऑफ एसोसिएशन। ठीक है डियर, इसको आप नोट कीजिए, नोट कर लीजिए इसको। हाँ तो डियर हम बात कर रहे थे रिलेशन की। एक रिलेशन होगा क्वांटम फैक्टर और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, इट मींस क्वांटम गुणांक एवं वियोजन की मात्रा। और दूसरा रिलेशन होगा क्वांटम फैक्टर एंड डिग्री ऑफ एसोसिएशन मींस क्वांटम गुणांक एवं संगुणन की मात्रा। तो पहला रिलेशन है रिलेशन बिटवीन क्वांटम फैक्टर आई एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा, इट मींस क्वांटम गुणांक स्मॉल आई एवं वियोजन की मात्रा अल्फा के मध्य संबंध। अब देखना है कैसे। मान लीजिए कोई विलेय पदार्थ है ए या कोई सॉल्यूट है ए, उसको मैं सॉल्वेंट में डालने पर उसका क्या होता है, डिसोसिएशन होता है, इट मींस वियोजन होता है, वो टूटता है। और जब इस ए को मैं सॉल्वेंट में डाल रहा हूं तो वो वियोजित हो रहा है, इट मींस डिसोसिएट हो रहा है। और डिसोसिएट होकर वो क्या कर रहा है, एन बी पार्टिकल दे रहा है, एन नंबर ऑफ बी पार्टिकल्स दे रहा है। क्या कर रहा है, एन नंबर ऑफ बी पार्टिकल्स दे रहा है। अब मान लीजिए अगर समय की मैं बात करता हूं 0 इक्वल टू 0, इक्वल टू 0, इक्वल टू 0 का मतलब है कि अभी मैंने ए को सॉल्वेंट में डाला ही नहीं है, अभी मैंने ए को सॉल्वेंट में डाला ही नहीं है क्योंकि समय 0 है। 0 है मतलब मैंने कुछ किया ही नहीं है, सॉलिड को सॉल्वेंट में डाला ही नहीं है। तो जब मैं ए को सॉल्वेंट में डालूंगा ही नहीं तो उस कंडीशन में इस ए का डिसोसिएशन नहीं होगा। और जब डिसोसिएशन ही नहीं होगा तो सीधी सी बात है हमको बी जो पार्टिकल्स है वो प्राप्त नहीं होंगे। तो t इक्वल टू 0 पर अभी मेरे पास केवल ए है क्योंकि मैंने उसको सॉल्वेंट में नहीं डाला है, और सॉल्वेंट में नहीं डालूंगा तो डिसोसिएशन नहीं होगा, इट मींस बी बनेगा ही नहीं। तो अभी t इक्वल टू 0 पर मेरे पास केवल a है, b मेरे पास नहीं है।
अर्थात हमने देख लिया कि t इक्वल टू 0 पर सपोज a के 1 मोल है तो b का कितना होगा 0। अब आफ्टर 5 मिनट t इक्वल टू मैंने कर दिया 5 मिनट, मान लीजिए 5 मिनट के पश्चात ये a को या फिर इस a को मैं जब सॉल्वेंट में डालता हूं और 5 मिनट के पश्चात मान लीजिए इसमें से कितना डिसोसिएट हो जाता है या कितना भाग वियोजित हो जाता है अल्फा। तो जितना पार्ट डिसोसिएट होगा या वियोजित होगा वो इस 1 मोल में से तो निकलेगा। तो कितना निकाला मैंने अल्फा, तो 1 माइनस अल्फा, और ये अल्फा जो यहां से निकलेगा वो यही तो बनेगा। तो ये अल्फा यहां से वियोजित हुआ और वियोजित होकर किस में चेंज हो गया बी में, और कितने नंबर ऑफ बी पार्टिकल्स n नंबर ऑफ, तो मैंने इसको क्या कर दिया n अल्फा। ठीक है, तो बिफोर डिसोसिएशन मतलब ए के डिसोसिएशन से पहले तो कितना मोल है 1 मोल, और डिसोसिएशन के पश्चात मोल कितना हो जाएगा ये प्लस ये दोनों, ये भी जुड़ेगा और ये भी जुड़ेगा क्योंकि डिसोसिएशन के पश्चात हमारे पास ये बचा और डिसोसिएशन से पहले हमारे पास ऊपर वाला था। तो अपन अब निकालते हैं वन टॉप फैक्टर। तो रिलेशन होता है, एक फॉर्मूला होता है वन टॉप फैक्टर इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर डिसोसिएशन। तो आफ्टर डिसोसिएशन तो 1 माइनस अल्फा प्लस n अल्फा, ये हो गया। बिफोर डिसोसिएशन मतलब कितना 1 प्लस 0, इट मींस कितना 1। अब सॉल्व कर लेते हैं डियर, इस 1 को इधर लाते हैं तो i माइनस 1 हो गया। क्या हो गया i माइनस 1। अब इस माइनस वाली टर्म को उधर ले लेते हैं, n अल्फा को आगे ले लेते हैं, तो प्लस वाली टर्म पहले लिख ली n अल्फा और माइनस वाली टर्म बाद में लिख दी माइनस अल्फा। ठीक है ना, फिर आगे सोल्व किया तो i माइनस 1 अल्फा कॉमन लिया तो क्या बचा n माइनस 1। सीधी सी बात है, रिलेशन देखना है तो अल्फा को ये दे दिया, n माइनस 1 को इधर लाए तो अल्फा इक्वल टू हो गया i माइनस 1 अपॉन n माइनस 1। दैट इज द रिलेशन बिटवीन वन अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड वन टॉप फैक्टर। अगर आपसे एक नंबर का क्वेश्चन पूछ ले कि वन टॉप गुणांक एवं वियोजन की मात्रा में संबंध को ज्ञात करने का सूत्र लिखो तो डायरेक्टली ये फॉर्मूला, और अगर बोल दे सूत्र की व्युत्पत्ति करो तो फिर अपन ठीक है, या फिर बोल दे राइट ओनली फॉर्मूला टू एक्सप्रेस रिलेशन बिटवीन वन टॉप फैक्टर एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो डायरेक्टली फॉर्मूला लिखना है, और अगर डेरिवेशन की बोले तो ये डिराइव करना है। अब याद रखना यहाँ n जो होगा वो होगा नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट आफ्टर डिसोसिएशन। इट मींस वियोजन के पश्चात जो विलय पदार्थ के कणों की संख्या है उसकी वैल्यू अपन को यहाँ लिखना है। ठीक है डियर, तो ये पहला रिलेशन अपना कौन सा हो गया, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा और वन टॉप फैक्टर के बीच, इट मींस वियोजन की मात्रा और वन टॉप गुणांक के मध्य संबंध। ठीक है डियर, नोट कीजिए, इसको नोट कर लीजिए। तो डियर नेक्स्ट रिलेशन जो है वो है रिलेशन बिटवीन वन टॉप फैक्टर एंड डिग्री ऑफ एसोसिएशन। इट मींस हम ये बोल सकते हैं वन टॉप गुणांक एवं संगुणन की मात्रा में संबंध। ठीक है, तो देखिए डियर कैसे, मान लीजिए मेरे पास कोई ए टाइप्स का सॉल्यूट है और मैं उसको एक सॉल्वेंट में डालता हूं, और यहाँ इस ए टाइप्स के सॉल्यूट की प्रॉपर्टी ये है कि जब मैं इसको सॉल्वेंट में डालता हूं तो इसका एसोसिएशन होता है, इट मींस इसका संगुणन होता है। अब मान लीजिए मैंने n नंबर ऑफ ए पार्टिकल सॉल्वेंट में डाले तो वो संगुणित होकर क्या बना देंगे n बना देंगे, या फिर एसोसिएट होकर क्या बना देंगे n पार्टिकल्स बना देंगे। जैसे मैंने बात करी थी कि जब हम एसिटिक एसिड को बेंजीन में डालते हैं तो ये डाइमर बनाता है, इट मींस इसके 2 पार्टिकल्स कंबाइन होकर क्या बना देते हैं CH3COOH होल ट्वाइस, 2 मिलकर क्या बना देते हैं 1 बना देते हैं। तो यहाँ भी n नंबर ऑफ ए पार्टिकल्स जो है जब एसोसिएट होंगे तो ये n पार्टिकल्स बनाते हैं। ठीक है, अब बात करता हूं मैं t इक्वल टू 0 टाइम की, मतलब मैंने अभी उस ए को सॉल्वेंट में डाला ही नहीं, और जब नहीं डालूंगा तो उसका एसोसिएशन नहीं होगा, और जब एसोसिएशन नहीं होगा तो सीधी सी बात है इसका कितना 1 मोल। मेरे पास केवल ए है, अभी n बने ही नहीं क्योंकि मैंने इसको सॉल्वेंट में डाला ही नहीं। बट आफ्टर 5 मिनट बाद, या मान लीजिए मैं इसको सॉल्वेंट में डाल देता हूं और इसका एसोसिएशन होता है, अब मान लीजिए 5 मिनट के बाद इसका कितना एसोसिएशन हुआ अल्फा, और जितना एसोसिएटेड पार्ट होगा वो किस में चेंज होगा n में, तो मैं क्या कर दूंगा अल्फा अपॉन n। आपको तो क्या करना है, यहाँ पर जो भी कोफिशिएंट हो 1 2 3 उसको यहाँ पर अल्फा के डिवाइड में डाल देना है, तो अल्फा अपॉन n। अब इसके बाद यहाँ देखना है कि ये जो है वो तो है बिफोर एसोसिएशन और ये जो है वो है आफ्टर एसोसिएशन। ठीक है डियर, तो ये तो बिफोर एसोसिएशन और ये आफ्टर एसोसिएशन। तो यहाँ पर अपन
बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट की कि अपन जब वन टॉप फैक्टर यहाँ निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या होगा, वन टॉप फैक्टर इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट आफ्टर एसोसिएशन अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट बिफोर एसोसिएशन। तो आफ्टर एसोसिएशन इसको जोड़ दीजिए 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा अपॉन n, बिफोर एसोसिएशन तो ये 1, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो यहाँ n, तो ये n माइनस n अल्फा प्लस अल्फा अपॉन n ही रहेगा, n को इधर ले आए तो in इक्वल टू n माइनस n अल्फा प्लस अल्फा। अब ये in, इसे n को इधर लाएंगे तो माइनस n, और ये पॉजिटिव वाली टर्म में पहले लिख दिए अल्फा माइनस n अल्फा, ठीक है डियर। यहाँ तक इसको नोट कर लीजिए, फिर अपन इसको आगे और कंटिन्यू करेंगे। यहाँ तक नोट हो जाए तो बताओ, हो गया, समझ में आ गया सभी को। अब इसकी थोड़ी सी स्टेप और बची है, मैं इसको ऊपर कर देता हूं तो देखना जो नेक्स्ट टर्म है इसकी वो क्या होगी। अब आगे कंटिन्यू करो, इसको कॉमन ले लेते हैं n को, तो जब n कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पर i माइनस 1 इक्वल टू, यहाँ क्या है अल्फा कॉमन ले लेते हैं अपन यहाँ पर, तो अल्फा कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 1 माइनस n, अल्फा कॉमन लिया तो 1 माइनस n, ठीक है डियर। अब अपन अल्फा की बात कर रहे हैं तो ये अल्फा इक्वल टू क्या करा, अल्फा इक्वल टू n i माइनस 1 अपॉन 1 माइनस n, दैट इज द रिलेशन। ये आपके रिलेशन हो जाएगा जिसमें डिग्री ऑफ एसोसिएशन एंड वन ऑफ फैक्टर। अब यहाँ इतना से याद रखना, ये जो n है ना, n क्या होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट बिफोर एसोसिएशन, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट बिफोर एसोसिएशन, मतलब संगुणन से पूर्व की बात है, संगुणन के पश्चात की नहीं बोल रहा हूं, संगुणन से पूर्व मोलों की संख्या या कणों की संख्या। तो यहाँ वहां तो क्या था, वियोजन के पश्चात कणों की संख्या, और यहाँ क्या है n इक्वल टू संगुणन से पूर्व कणों की संख्या, ठीक है डियर। तो ये आपके हो गया, दोनों टाइप्स के रिलेशन हो गए, एक वन टॉप फैक्टर और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, और दूसरा वन टॉप फैक्टर एंड